एक दूसरे को लाड़काना लाहौर की सड़कों पे घसीटने वाले कैसे ऐसे करके आप पिक्चर्स देख रहे हैं, मिल रहे हैं। हर 3 माह बाद स्टेटमेंट चेंज की, कभी मरियम कुछ कह रही हैं, बिलावल कुछ कह रहा है, जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं, शबाशी साहब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये खानदानी मारूसी सियासत लेके इस मुल्क पे जो मसलत रहे हैं उसको बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो गए हैं कि किसी तरीके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जान छूटे। इनकी जान छूटने वाली नहीं। मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ अपोजिशन को, अगर ये कहते हैं तो हम उतना ही बड़ा शो कराची में, सिंध में नौजवानों का करके दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत सारी दुआओं के साथ और पॉजिटिविटी के साथ मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ पे सुबह सवेरे पाकिस्तान। और बहुत सारी शाहजेब विशेष के साथ कि नया हफ्ता आप सब लोगों के लिए, हम दोनों की तरफ से बहुत सारे, हम एक दूसरे के लिए भी विशेष करते हैं और आपके लिए भी करते हैं कि बहुत अच्छा गुजरे, आपके गोल्स जो है वो अचीव हो। और क्या दुआएं दे सकते हैं भाई शाहजेब? बिल्कुल, हम यही दुआएं दे सकते हैं कि आपका ये पूरा हफ्ता जो भी आप चाहते हैं जिंदगी में करना, उसका आगाज हो, आपका ये पूरा हफ्ता अच्छा गुजरे। और हमारे मुल्क की अमन सलामती के लिए भी हम दुआ करते हैं। साथ में आगाज में सबसे पहले जिस तरीके से हम अमन सलामती का जिक्र कर रहे हैं, तो एक ऐसा इवेंट है जो बड़े हम देख रहे हैं अमन के साथ और बड़े एक अच्छे तरीके के साथ चल रहा है, और वो है हमारा PSL, जिसमें बड़े दिलचस्प मैचेस चल रहे हैं। शुक्र है वाकई में सारे चैलेंजेस को पार करते जा रहा है हमारा PSL 7। हमने पिछले जो है पैंडेमिक के टाइम में PSL को देखा ना शाहजेब, और फिर कितना हम कह रहे थे कि अल्लाह ये ब्रेक आ गया कुछ महीनों का, खैर से इस बार शुरू हो जाए। और ना सिर्फ खैर से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुए, कराची का जो स्पेल था वो कामयाबी से हुआ, बिल्कुल है ना। अब लाहौर में जो है जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, शायकीन आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए जो दिन आ रहे हैं 100% भी होने जा रहे हैं। 100% भी होने जा रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि तमाम शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनके मैचेस देख रहे हैं। और अगर हम मैचेस का जिक्र करें तो शानदार मैचेस चल रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान को एक शिकस्त भी हो गई है। मुल्तान लाहौर कलंदर से हुई है, कोई नहीं, अपने भाई से हुई है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, करीब करीब कैसे मुझे देख के कहते हैं ना मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई है। इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन कराची किंग्स ने जो है छठा मैच जो हो रहा है वो कराची किंग्स के साथ हो रहा है कि मुसलसल छठी शिकस्त उनको हुई है। और लेकिन इसके साथ हम आपको ये बताएं कि जिस तरीके से हम मैचेस देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अगर जिक्र किया जाए कि जो गुज़िश्ता रोज 2 मैचेस हुए हैं, उसमें पेशावर ज़ल्मी ने पहले मैच में कराची किंग्स को एक बार फिर शिकस्त दे दी। साथ में अगर दूसरे मैच की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। अब मैचेस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बायोसिक्योर बबल कायम रहना यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बायोसिक्योर बबल के जो है वो SOP इस तरह फॉलो किए गए। हम लोग शुरू में बड़े कंसर्न थे कि भाई क्या होगा, हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया, भाई बायोसिक्योर बबल पहले की तरह कहीं वीकेंड ना हो जाए, कहीं उसमें और जो है कोई लूप होल निकल जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके साथ साथ खिलाड़ियों की सेहत, उनकी परफॉर्मेंस, लोगों का देखना, PSL की कामयाबी, पूरी दुनिया में हमारा एक नाम बेहतर होना कि भाई कोविड का इस सिचुएशन से सबसे लड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो आज का मैच है, अगर शाहजेब बात करें तो कराची किंग्स का फिर दोबारा से एक मैच हो रहा है, बट कराची के लोग बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हुए हैं कराची किंग्स के। इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच होने जा रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ऑलरेडी बड़ी डिस्टर्ब है टीम इस वक्त कराची किंग्स, जिस तरीके से उनको मुसलसल शिकस्त हुई है। खैर आगे चलकर क्रिकेट से जुड़े और भी बहुत सारे मामला हैं, इस पर हम बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अब आपको सुबनामा में ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है और काबीना का इजलास 15 फरवरी को वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जबकि इजलास का जो 25 नुकाती एजेंडा है वो भी अरकान को भिजवा दिया गया है। माया बिल्कुल, और अगर जहां तक हमारी मालूमात है कि इस इजलास में जो है वो माशी, सियासी और साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से, खवातीन के जो है वो उनके प्रॉपर्टी के राइट्स के हवाले से, इसमें तक बेसिकली जो 25 पॉइंट्स है उनमें ये भी आता है। बिल्कुल, ये सब चीजें शामिल है। साथ में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चीन का एक कामयाब दौरा किया है, उस दौरे पर भी गुफ्तगू होगी। तो ये तमाम मामला जो हैं ये हम देखेंगे वफाकी काबीना के इजलास में। साथ में क्योंकि बात हो रही है सुबनामे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, तो इससे जुड़ी एक और खबर है जो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 दहाइयों के बाद रूस का एक बहुत ही अहम दौरा करने जा रहे हैं और दौरे के जो अहम नुकात हैं वो भी सामने आ गए हैं। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा 23 से 25 फरवरी तक रूस का सरकारी दौरा करेंगे, जहां पर वन ऑन वन मुलाकात होगी सदर पुतिन के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की। बिल्कुल ऐसा ही है। और शाहजेब चीन का दौरा हुआ, कामयाब हुआ,
उसके आने के बाद ऑब्वियसली ये जो है 50 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इजलास होने वाला है। अब उनका रूस का दौरा आ रहा है इंशाल्लाह खैर आफियत के साथ, और सदर पुतिन के साथ जो उनकी अभी तक की जो जितनी भी चल रही हैं कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है, उससे बहुत ही अच्छे जो नताइज और अच्छे जो उम्मीदें हुई हैं, उनमें एक उम्मीद ये भी है कि जनाब पाइपलाइन मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्को हैं। तो ये एक जो गैस की जो पाइपलाइन है उसके वजह से मेरे ख्याल है और भी अच्छे साइंस आएंगे जब वो खुद जाएंगे। कहते हैं ना बात करने से बात बनती है। बिल्कुल, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, गैस पाइपलाइन मुआहदे का भी जो है मुतवक्के है, साथ में दस्तखत। तो ये तो बात होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सुबनामा में। साथ में आपको ये भी बताएं कि अब आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये खासतौर पर कराची के शहरियों के लिए कि जो गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के चलान हैं वो जिस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे थे वो अब नहीं कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन ऑफिसर है वो ही चलान कर सकेगा। एग्जैक्टली अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप रुके हो सिग्नल पर और आपको कहा होगा दिखाएं जी पेपर दिखाएं, देखें बताएं आपका लाइसेंस कहाँ है, गाड़ी के पेपर दिखाएं, अब आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि आप क्या सेक्शन ऑफिसर हैं या नहीं। और उसको इस करने की वजह यह है कि जो और दीगर जो अमला होता है, एहलकार होते हैं, वो ट्रैफिक से उनका ध्यान हट जाता है, सब चलान पे लगे होते हैं, वो इधर चलान के काम पे लगे होते हैं। तो वो ये आपको पता चल जाएगा। मैं कहूंगी शाहज़ेब मुझे आप जरूर गाइड करिएगा आगे प्रोग्राम में, पूछने पे याद भी रखना कि मुझे ये पूछना है कि ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता कर सकते हैं कि फलां जो ऑफिसर है वो सेक्शन ऑफिसर। बिल्कुल, इस पर हम बात भी करेंगे आगे चलकर, जैसे कि हम प्रोग्राम में इसमें गुफ्तगू ये भी करनी है कि चालान के नाम पर शहरियों को मुबैना तौर पर लूटने वालों से मुतालिक भी कुछ इंकशाफात हुए हैं, जिस पर एक तफसीली गुफ्तगू होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे इस पर तफसीली हम बात करेंगे सेगमेंट में भी। साथ में क्योंकि हमने शुरू में खेलों का जिक्र किया था तो आखिर में भी खेलों की बात कर लेते हैं। और जैसे कि एक जीप रैली चल रही है चोलिस्तान की बावलपुर में, उसमें हम देख रहे हैं कि बेहतरीन मुकाबले जारी रहे। और साथ में अगर उसके रिजल्ट्स की बात की जाए तो प्रिपेयर्ड कैटेगरी के गैर हतमी नताइज के मुताबिक जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की है। हमेशा हम नादर मक्सी का नाम सुनते हैं, लेकिन इस दफा जाफर मक्सी हैं जो पहली पोजीशन पर रहे और नादर मक्सी दूसरी पोजीशन पर आए, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल की है आसिफ अफजल चौधरी साहब ने। क्या बात है। और ये जो जनाब ये प्री परेड कैटेगरी में असद शादी खेल, कैटेगरी सी में हमल हूत और कैटेगरी डी में जफर बलोच जीत गए। तो बहावलपुर और चोलिस्तान ये सब मुल्तान के ही आसपास के इलाके और शहर हैं। तो वे टू गो, जबरदस्त, वेरी गुड। कब जा रही हैं आप जीप रैली में? हम साथ जाएंगे, मैं तुम जाते हो हमें छोड़ के, हम तो माया मक्सी माया रिंद एक्चुअली। अच्छा, साथ में आपको ये भी बताएं कि स्टोर में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम रंगारंग जो स्नो फेस्टिवल है, स्नो स्पोर्ट्स गाला है, उसका इनेकाद हुआ, जिसमें हमने देखा कि दूसरे रोज स्की के जो खिलाड़ियों ने अपनी महारत दिखाई वो शायकीन को बेहद पसंद आई और बहुत पसंद की भी जा रही है। साथ में आपको ये बताएं कि लोक फनकारों ने वहाँ पर जो रिवायती धुनें हैं वो भी पेश की, जिससे बड़ा लुत्फानंदोज हुए तमाम शायकीन। आपसे पूछो आपकी कौन सी फेवरेट, आपकी जो लोक म्यूजिक में सबसे ज्यादा फेवरेट आपकी धुन कौन सी, कहाँ की होती है? मेरी बहुत सारी वैसे फेवरेट है। मुझे लगता है सारी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आई थिंक सिंध की कुछ ऐसे ट्यून्स हैं जिन पे आप मजा आता है, वो सुन के मजा आता है, बड़ी मीठी मीठी होती है। लेकिन देन अगेन ऑब्वियसली फेस्टिवल पर पुरलुत्फ तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई और इवेंट में जो है 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल। ये कश्मीर की गंगा चोटी पर होने वाला विंटर वो है फेस्टिवल है जो पजीर हुआ है, जहां पर कई खिलाड़ियों ने जो है वो हिस्सा लिया। साथ में ये तो हो गया सुबनामा। अब पॉलिटिकल जो खबरें हैं उसकी तरफ चलते हैं सेगमेंट में। बहुत सारा इस वक्त सियासी मैदान में खबरें आ रही हैं सामने और इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ी हलचल मची है क्योंकि बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जो अपोजिशन है वो भी कोशिशें तेज कर रही है, मुलाकातें हो रही हैं, मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 13 साल बाद नून लीग की क़यादत की काफ लीग के साथ जो उनके कायदीन हैं उनसे मुलाकात हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान के घर पहुंचे और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सादफी का कहना था कि इमरान खान को अब जाना पड़ेगा, वो ना गए तो पाकिस्तान को ले बैठेंगे। बिल्कुल। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि राना तनवीर साहब जो है उनके मुताबिक हुकूमत के 30 से 35 अरकान असेंबली नून लीग से राब्ते में हैं। तो तहरीक एतमाद और दूसरी जानब ये राब्ते, इस पर बड़ी तफसीली बात करना जरूरी है क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं कि अब परवेज इलाही से जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की वो भी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। साथ में इशारे ये मिल रहे हैं कि हुकूमत का खेल अब खत्म हो चुका है, जो कि अपोजिशन बार बार ये हम देख रहे हैं कि कहती आ रही है कि हुकूमत का खेल खत्म होने वाला है, लेकिन पता नहीं कब खत्म होने वाला है।
हो रहा है कि नहीं हो मैं रहा। यही सवाल कर रही थी चाहते हम लोग मुसलसल यही कोई आता है तो वो कहते हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है, फिर तो हुकूमत के अगले हालात इलेक्शन गिराते हैं। आने वाले हैं। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनको बोलने दो जो बोलने हैं। हम बेचारे मासूम एंकर्स जो है ना वो ऐसे फंस जाते हैं, लेकिन सवाल करना बनता है क्योंकि बयानात की जंग है और सियासी मैदान में चलता रहता है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुबाई फयाजुल हसन चौहान साहब ने। फयाज साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। फयाज साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नून लीग की क़यादत चौधरी बरादान से मुलाकात करने के लिए पहुंची है, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये बताइएगा क्या पीटीआई या हुकूमत के लिए ये मुलाकातें खतरनाक साबित हो सकती हैं, कोई मुश्किल पैदा कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, कभी उसके दर, कभी इसके दर, गमे नियाजी तेरा शुक्रिया, उनके गोटे गिढ़े घिसा दिए। मैं ये समझता हूँ कि जो मुलाकात थी ना शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरादरान के घर आकर, ये एग्जैक्ट मैंने जो आपको शेर सुनाया ना, ये इसके मज़दाक थी। और चौधरी बरादरान इस वक्त बड़े खुश हैं, अंदर से वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने शरीफ बरादरान की और आले शरीफ की गर्दन से कम सरिया तो निकलवा दिया जाए ना। यही वो शहबाज शरीफ थे, यही उनके हमजा शहबाज साहब थे जिनकी शय पे मुझे याद है इस असम्बली में, पंजाब असम्बली में पहले 3 महीने कौन सी गाली नहीं थी, कौन सा इल्ज़ाम नहीं था कि जो इनके जो MPAs हैं हमजा शहबाज साहब की मौजूदगी पे जनाब हमजा शहबाज साहब चौधरी परवेज़ लाई साहब को जो है वो निकलवाया करते थे। कौन सी गाली नहीं थी। लेकिन अब जब अपनी एहतसाब की दुम के ऊपर पाँव आया है तो अब जनाब वो शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए चौधरी के पास, लेकिन इंशाल्लाह इनको यहाँ से हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। लेकिन जनाब राना तनवीर साहब का तो दावा है कि 30 से 35 अरकान असम्बली जो है वो नून लीग से राब्ते में। अब ये राब्ता तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाबी का सबब ना बन जाए। इस मामले को कैसे देखते हैं, इस दावे को कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि टोटल झूठ के ऊपर मबनी दावा है, फरेब के ऊपर मबनी दावा है, खुद फरेबी के ऊपर मबनी दावा है। अगर ये दावा ठीक होता तो ये पिछले 3.5 साल से इनकी किस्मत में सेनेट और कौमी असम्बली में हर मौके पर रसवाई और जगहसाई क्यों आती है, मुझे ये बताएं। तहरीक अदम एतमाद का ये तो बिल्कुल वाइस वर्सा सूरत हाल है। मैं पिछले 3.5 साल से कह रहा हूँ कि सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी, सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के अंदर भी, सब जगहों पे 10 से लेके 15-20 इनके जो मेंबर हैं वो हमारे साथ राब्ते में है। और जिसकी आपके सामने सारी सूरत हाल है। जब भी कभी कोई बिल आता है, जब भी अदम एतमाद आई तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़, बजट का सूरत हाल होती है। अभी ताज़ा पीछे जो आपका स्टेट बैंक का जो सारा आपने देखा, उसमें क्या पोजीशन होती है, वो तो बिल्कुल उल्ट होती है। बंदे तो इनके हमारे साथ मिले हुए हैं, बंदे तो इनकी लीडरशिप से इनके अपने MNA MPA और सेनेटर जो है वो मुतनफ़र है। तो इसलिए झूठ बोल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज साहब के ख़िलाफ़ जो 2 रेफरेंसेस हैं ना, वो एंड रिज़ल्ट पे आ गए हैं। फ़र्द जुर्म आयद हो रही है 18 तारीख को, उसमें ये 100% फंस चुके हैं। इनकी सियासत भी ख़त्म होगी, इनका जना माश भी जो अरबों खरबों डॉलर की लूट मार थी वो भी सारी बरामदियाँ होंगी। उसको बचाने के लिए अब ये शहबाज शरीफ साहब और ये आले शरीफ, जिनके मतलब मशहूर है जब ये इक़्तिदार में होते हैं ना तो ये गले में पड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये पाँव पड़ते हैं। और आज पाँव पड़ने की सारी सूरत हाल आपने देख ली। शहबाज शरीफ साहब चल के गए और नाम क्या दिया, इयादत का। पिछले 3.5 साल से चौधरी शुजात साहब की सेहत का यही आलम है। उस वक्त तो इयादत याद नहीं आई, अब जब जनाब इनको इयादत याद आ गई तो मैं ये समझता हूँ अपनी जान बचाने के लिए, अपनी चमड़ी, अपनी दमड़ी भी वो बचाने के लिए जा रहे ये सारी टकटलियाँ। अच्छा फयाज साहब, यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लेते हैं। वो एक अहम इजलास बुलाने का कह रहे हैं और इसकी बातें भी कर रहे हैं। साथ में आप क्या समझते हैं कि जो अपोजिशन है इसका इत्तेहाद कायम हो सकेगा, और अगर ये हो जाता है हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी इस पर? मौलवी फजल रहमान साहब को तो रात को मैसेज मिल गया है, जो रिज़ल्ट आया डेरा इस्माइल खान का, बुरे तरीके से शिकस्त हुई। तो मैं ये समझता हूँ इनके लिए इतना ही मैसेज काफ़ी है PTI की तरफ से। बाकी बेगम रहें, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। 3.5 सालों से सुन रहे हैं, ठीक है जी। जनाब इमरान खान साहब जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत जा रही है, सूबाई हुकूमत जा रही है, बुज़दार साहब जा रहे हैं, लेकिन आपके सामने है बड़ी इज़्ज़त एहतराम इसको एहतशाम के साथ वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी चल रही है। अगला 1.5 साल भी इंशाअल्लाह इस अपोजिशन के खाते में रसवाई और जगहसाई आएगी, और हम इंशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है, कानूनी हमारा राइट है,
उसको अवेल करते हुए अपना मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे और ये अपनी रसवाई की इद्दत पूरी करेंगे। ये भी सुन लें, जो अभी इंशाल्लाह अगला 5 साल भी है ना, इनकी रसवाई और जंग हसाई की जो इद्दत है ना, उसमें अगला 5 साल भी शामिल है। तो इंशाल्लाह ये उसमें भी जनाब ज़लील ख़ार होते रहेंगे और PTI जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में करती रहेगी। अच्छा जनाब, मेरा एक अगला सवाल और वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पिछले दिनों अभी जो है वज़रा की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा जो है बताया कि किस किस ने कितना इतना जो है वो अच्छा जो है वो उनका काम और खिदमत रही है। लेकिन वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से आपके सामने अभी एक बड़ी न्यूट्रल सी और इम्पार्शल सी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो क्या उसका नाम था, जनाब पब्लिक ओपिनियन के नाम से कोई, उसने सर्वे किया चारों वज़राए आला का। उसने जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को नंबर 1 करार दिया हर फील्ड के अंदर, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, सनत के शोबे में, सरमायाकारी के शोबे में, लॉ एंड ऑर्डर के शोबे में, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से अल्लाह पाक के करम से सरदार उस्मान बुज़दार साहब नंबर 1 करार पाए हैं। और जितनी 3.5 साल में PTI ने अपनी पहली सूबाई हुकूमत के पहले 3.5 सालों में जितनी हर वजारत और हर डिपार्टमेंट के अंदर आवाम की खिदमत की है, इस नून लीग के पहले दौरे इक़्तिदार के पहले 3.5 सालों में आप उठा के देख लें, कंपैरिजन कर लें, किसी एक शोबे में भी ये आगे हुए तो मैं जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आके जो है वो माफ़ी मांगूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। पहले 3.5 साल की कारकर्दगी इनके दौरे इक़्तिदार की निकाल दें जनाब। सड़कों की तामीर से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, तालीम का शोबा, यूनिवर्सिटियों का क़याम, कॉलेजेस का क़याम, स्कूलों की अपग्रेडेशन, ज़राअत का शोबा, सनत का शोबा, सरमायाकारी का शोबा, इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पंजाब की आवाम को 100% हर ख़ानदान को 10 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इससे पहले तसव्वुर नहीं था। बेहतरीन VIP टॉप क्लास के जो हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ से जनाब एक गरीब आदमी, एक गरीब लेमैन, एक गरीब किसान, एक गरीब मोची, एक गरीब हेयर ड्रेसर, एक गरीब रिक्शा चलाने वाला, वो जनाब पूरे ठाठ बाट से जो है वो अपना इलाज और अपने वालिदैन का इलाज, अपने बीवी बच्चों का इलाज करा रहा है। ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब के सरसद के है। तो जनाब वो नंबर 1 है। इमरान खान साहब भी मुतमिन है, आज़ाद सर्वे भी जो आएंगे वो भी आपको इंशाल्लाह मुतमिन करेंगे। ठीक है, आपके मुताबिक भी वो नंबर 1 है। साथ में फयाज साहब ये भी बता दें कि असेंबली में जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं, इस पर कमेंट कर दीजिएगा जाते जाते। तो मेरा पैगाम यही है कि 15 दिन बाद नून लीग वाले तो उनकी हालत ये होगी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनके जितने मुलाजमीन, मुलाजमाएँ, कनीज़ाएँ, खादमाएँ, इन्होंने हारमोनियम पकड़ा होगा और ये गुनगुना रहे होंगे, कन्नी मुंदरा पा के ते अखी सुरमा ला के मैं जाना जोगी दे नाल। वो जो बाहर जोगी बैठा हुआ है, सुल्तान मुफरुद्दीन उर्तुगुल साहब, नवाज शरीफ साहब, ये गुनगुनाएंगे। मौलवी फजल रहमान साहब 15-20 दिन बाद हस्बे साबिक वो ये गज़ल गुनगुनाते हुए मिलेंगे, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। और जरदारी साहब और बिलावल वो जनाब आपको इंशाल्लाह 20 दिन बाद वो आपको नज़र आएंगे कि जनाब जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत क्या करें से लेके वो जनाब कहेंगे कि अंडर हैंड डील करना ही जनाब सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। और वो ये कहेंगे कि गीदड़ की एक दिन की ज़िंदगी जो है वो शेर की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। ये आपको सारी अपोजिशन वाले ये आपको इंशाल्लाह इस हालत के अंदर नज़र आएंगे। और अगला 1.5 साल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा आइनी हक है, हमारा कानूनी हक है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का और इन वफाकी और सूबाई हुकूमत का, हम उसको इंशाल्लाह अवेल करेंगे। ठीक है, उसको इंशाल्लाह अवेल करेंगे, आपका ये कहना है। बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन चौहान साहब, जो सियासी मामलात पर इस पर आप गुफ्तगू कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो ये तो पहले सेगमेंट में हमने देखा किस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है, उस पर बात करना जरूरी थी, तो वो तो बात हो चुकी है। साथ में माया हम किस बारे में बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़ी शायराना गुफ्तगू। उन्होंने कहा सियासत की बात करो, उन्हें बगैर बोर हो रहे ना कि सुनने वाला जो है ना, चौहान साहब की वैसे बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मैं बड़े हंस रही थी उनके जवाब पे। लेकिन ऑब्वियसली प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है, बड़ी मजेदार
खबर है और वो ऑब्वियसली ये है कि इस्लाम ने ख़वातीन को ऑब्वियसली समाजी, कानूनी, माशी और सियासी तनाज़ुर में हमेशा बुनियादी हुकूक दिए। मतलब बेसिकली औरत को वो हुकूक हासिल हैं लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या हुकूक होते हैं, कैसे लड़ना है अपने हक के लिए, कैसे अपने लिए आवाज़ उठानी है। और ऑब्वियसली गुज़श्ता तहजीबों और मज़ाहिब में ऑब्वियसली ये देखा गया है कि हक वरासत के हवाले से मुख्तलिफ रवैये या तरीके राइज थे, क्योंकि अपने हिसाब से सब लोग जो यहाँ राइट्स भी ले लेते थे। व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू कंसीव दिस कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, और इस पे क्योंकि हम जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि इस्लाम ने हमेशा मर्द और औरत दोनों को जो विरासत पर हक है वो तस्लीम करते हुए साथ साथ औरत को जायदाद में एक प्रॉपर जो उसका हक है वो हिस्सा हमेशा जो हिस्सादार ठहराया है। लेकिन आज हमने इसी पर बात करनी है कि किस तरीके से ये डिवीजन कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी है। साथ में जैसे कि हम रवा बरस ये भी देखते रहे कि पाकिस्तान की सेनेट ने विरासती जायदाद में औरत के हिस्से से मुतालिक तनाज़ात और मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने का भी जो एक बिल है वो पास किया, जिसमें ये मुतालबा किया गया मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से। हम ये देख रहे थे कि विरासती जायदाद में औरत का बराबर का हक होना चाहिए और होना भी चाहिए, जिस तरीके से हमारा मजहब भी हमें ये बताता है। तो हमारे मुआशरे में अब भी खवातीन को विरासती हक से महरूम कर दिया जाता है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। साथ में हम इसी मामले पर बात करते करते ये भी आपको बताएंगे कि पंजाब के इस मिसाली इकदाम की जिसके बायस अब खवातीन विरासती जायदाद का हिस्सा 2 माह में हासिल कर सकती हैं। तो इस पर बहुत सारे सवालात हैं जो हम करना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे हो सकेगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन भी किया है पाकिस्तान में पंजाब की खातून मोहतसिब नबीला हाकिम खान साहिबा ने। उनसे हम बात करेंगे। नबीला साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये आपने जायदाद के कितने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें खवातीन को उनके विरासती हुकूक का इल्म ही नहीं होता है? बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस वक्त की ज़रूरत वाले इशू को आपने इस वक्त यहाँ अपने प्रोग्राम में हाईलाइट किया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त तक अभी देखें कि ये मई 2021 में ये एक्ट पास हुआ पंजाब असेंबली से, और अभी तक जो है अभी अवेयरनेस ना होने के बावजूद हमारे पास 1000 अबव एप्लीकेशंस जो है वो आ चुकी हैं, और उसमें ऑलमोस्ट 200 के करीब एप्लीकेशंस जो है वो निपटाई गई हैं, और उन खवातीन को उनकी विरासती जायदाद के हक जो है वो मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही खुश आइंद है, और हम औरत को हमेशा मुस्तहकम करने की बात करते हैं, और उसको बहुत बाइज्जत पुरवकार माहौल देना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ जब तक हम उनको उनकी जो विरासत का जो हक है वो हमारे ना सिर्फ हमारे कानून में है, हमारे मजहब ने ये हक उनको दिया। बेशक ऐसा ही, बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही। आप बहुत वाकई में बहुत ही इसको मानने वाला, और कहते हैं ना कि देर से हुआ लेकिन कम से कम कहीं से तो शुरू हुआ। अब जरा रहनुमाई फरमाइएगा, एक फर्ज करिए एक शख्स के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, 1 करोड़ रुपए वो छोड़ के चला गया है, तो बेटी का कितना हिस्सा बनेगा या हिस्से किस तरह डिवाइड होंगे? जरा सा आम इंसान के लिए भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। थैंक यू जी। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हमारी प्यारी किताब कुरान पाक के अंदर जो सूरह निसा की आयत है उसका तर्जुमा अगर पढ़ें तो हर मुसलमान को उसमें विरासत का हक अपना वो समझ सकता है बासानी। और देखिए, उसमें ये तरका जो है या विरासत जो है, इसमें अगर 1 करोड़ की, अगर आपकी पहले बात का जवाब देते हुए, अगर 1 करोड़ रुपए है तो बेटे को उसका जो हिस्सा मिलेगा वो 50 लाख होगा, और उसका निस्फ जो है वो बेटी को मिलेगा। यानी कि 50 के 2 हिस्से आप करेंगी तो 25 लाख जो है वो दोनों बेटियों को चले जाएंगे, और उसका जो 50 लाख का हिस्सा होगा वो बेटे को होगा बामुताबिक शरा। अच्छा। और यही विरासत का कानून जो है हमारे यहाँ राइज भी इसी तरह ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये डिफरेंट मज़ाहिब में इसका फर्क हो सकता है या फिरकों में फर्क हो सकता है, लेकिन मुहम्मदन लॉ जो है वो यही कहता है, और जो कुरान पाक कुरान हमीद में जो तफसील मौजूद है वो जी। अच्छा नबीला साहब, साथ में ये बताएगा, किसी घर में कोई खातून को अगर उसका जो विरासती हक है वो नहीं मिलता, उससे महरूम किया जाता है, तो वो किस तरीके से आवाज बुलंद कर सकती है? एक आम खातून के लिए जरूर बताइएगा ये बात। जी, ये बहुत आसान है, और मैं समझती हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है
बहुत ही मतलब खातून को खासतौर पे एक औरत को मुस्तकम करने के लिए, एक औरत को फॉल बनाने के लिए, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए मैं मुबारकबाद भी देती हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव लिया। और मैं ये भी ख्वाहिश करूंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सिंध में भी ये कानून जरूर पास होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसका बड़ा आसान तरीका है और वो ये है कि आप थ्रू डाक जो है अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं दुबई महोत्सव के ऑफिस में। ये 174 शादमन 2 जनरल सरफराज रोड के ऊपर ऑफिस है। और थ्रू वेबसाइट आप भेज सकते हैं, थ्रू ईमेल भेज सकते हैं। आप जैसे ही www.ombudscom ombudsperson.com.gov.pk पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा PTCL नंबर्स भी मौजूद हैं, फोन करके उससे भी रहनुमाई लेते हैं लोग। और हमें डेली बहुत सारी जो कॉल्स आती हैं सिर्फ इसलिए कि हमें तरीका बता दें, तो हम उनको कहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल इसके रीजनल या कहीं रीजनल ऑफिसेज इसके अभी मौजूद नहीं है। तो आप अगर जहाँ कहीं पे भी हैं अपनी एप्लीकेशन थ्रू डाक भी भेज सकते हैं, सिंपल डाक से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मीडियम बहुत आसान है, इजी है। इसके अलावा और बहुत सारे इदारे जैसे वुमेन अथॉरिटी मौजूद है, वुमेन प्रोटेक्शन, कहीं पे भी अगर कोई कंप्लेंट इस तरह की भी जाती है तो हमारे पास फॉरवर्ड हो जाती है। चलें, ये भी एक अच्छा सिस्टम शुरू हो गया। अच्छा भाई जी, जरा सा 2 सवालों के एक साथ जोड़ते हुए जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि रवां साल आपने जो है कितनी खवातीन को हक दिलाना और उनकी जो विरासत का जो उनका हक था उसको दिलाने में आपने क्या नंबर रहा, और कोई ऐसा केस जिसको हैंडल करने में बहुत वक्त लग गया हो पहले और आप लोगों ने उसको कैसे हैंडल किया और फौरन हैंडल हो गया हो? जी पहली बात तो ये है कि विदिन 6 मंथ्स अभी इसकी 6 महीने की प्रैक्टिस है। मई में जैसे कानून मैंने बताया 2021 में ये पास हुआ, तो विदिन 6 मंथ्स जो है ऑलमोस्ट 200 लोगों को उनका हक मिल चुका है। 200 और आप, क्योंकि मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, लॉ की प्रैक्टिस की है, हर अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजारा है, तो मैं आपको बताऊँ 6 महीनों में तो दूसरे नोटिस पे दूसरी पार्टी की तलबी नहीं होती। जी मैं बड़ी हैरान हूँ नंबर ऑफ ऑब्वियसली केसेस हैंडल। एग्जैक्टली। तो इसमें हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, लॉयर कम्युनिटी के अपने जाती बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमारे पास लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल मतलब कि इस तरह का कानून है और बहुत लकीली लोगों को 30 डेज में भी उनका राइट मिल गया। क्या बात है। कुछ को 45 में भी मिला, कुछ को 2.5 महीने और कुछ को अभी तक नहीं मिल पा रहा। डिपेंड करता है हालात क्या है, नोयत क्या है। लेकिन कम से कम एक उम्मीद तो हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये भी बताऊं कि इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फोकस है। एवरी थर्सडे हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और एवरी थर्सडे इसकी मीटिंग हो रही है, फेडरल लॉ मिनिस्टर और प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर। ये मतलब चेन है पूरी, और ये एवरी थर्सडे इसका डाटा कलेक्ट, बिल्कुल डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। साथ में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खवातीन विरासती जायदाद का हिस्सा 2 माह के अंदर अंदर हासिल कर सकेंगी, तो ये वाकई एक बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया नबीला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में इस अहम मामले पर। जितनी उन्होंने बातें बताई हैं वाकई ये 6 महीने में 200 केसेस इज अ लॉट। शाहजेब, ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब जिन्होंने नंबर शेयर किया ना कि खवातीन को उनकी विरासत में से हक मिल गया, मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अच्छा। अब क्या होगा ना, अब जो बकिया सूबे हैं, बकिया जगह है पाकिस्तान में, जो लोग हैं वो अब कह रहे होंगे भाई ये हमारे अब कब होगा, हमारे सूबों में कब आएगा। तो ये ऑब्वियसली, और कोई ना हमारे प्रोग्राम में ना एक बात होने वाली है, वो कौन है जो कह रहा है कि करनी चाहिए 4 शादियां। ये कोई है जो बाकायदा कह रहा है, जोर जोर से कह रहा है। लेकिन चले, तो प्रोग्राम में आगे पता चलेगा, रहिएगा हमारे साथ। एक दूसरे को लाड़काना लाहौर की सड़कों पे घसीटने वाले कैसे ऐसे करके अब पिक्चर्स देख रहे हैं, मिल रहे हैं। हर 3 माह बाद स्टेटमेंट चेंज की, कभी मरियम कुछ कह रही हैं, बिलावल कुछ कह रहा है, जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं, शबाशी साहब कुछ कह रहे हैं। क्योंकि ये खानदानी मारूसी सियासत लेके इस मुल्क पे जो मसलत रहे हैं उसको बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो गए हैं कि किसी तरीके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जान छूटे। इनकी जान छूटने वाली नहीं। मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ अपोजिशन को, अगर ये कहते हैं तो हम उतना ही बड़ा शो कराची में, सिंध में नौजवानों का करके दिखा दें।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर एक और सेगमेंट है, इसको शामिल करते हैं। बड़ा अहम मामला है जिस पर हमें बात करनी है। आज हम बात कर रहे हैं पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की, जहां पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जिस तरीके से मुतासरा नर्सिंग हाउस अफसर परवीन रिंद हैं, उन्होंने जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है, जिनको गिरफ्तारी उनकी होना भी बहुत ज़रूरी है। इंकशाफ भी ये किया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि वो महफूज नहीं हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया है, बात करते हुए उनका ये भी कहना है कि हैरेसमेंट के शिकार बच्चियों की हिमायत की जाए, क्योंकि जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब पर हम देख रहे हैं सिविल सोसाइटी जो है वो भी इनके हक में एहतजाज कर रही है और उनका भी यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और शीमा करमानी का कहना था, वो भी शामिल थी इस उसमें आवाज़ उठाने में। उन्होंने कहा कि माशरे को मजबूत बनाने और बेटियों को तालीम दिलवाने में हमारा साथ दें। तो आज प्रोग्राम में शाहजेब हमारे साथ जो है गेस्ट भी मौजूद हैं, इस पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनका क्या कहना वो भी आपको पहले सुनवा देते हैं, फिर इस पर तफसीली बात करेंगे। अगर सेफ़ माहौल नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो ना माँ बाप भेजना चाहेंगे बच्चियों को, और बच्चियों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यही हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तालीमी इदारे तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एक फ्रीडम होनी चाहिए लड़की को कि वो बात भी कर सके, आज़ाद हो, आज़ादी से फिर सके। मगर यहाँ पे तो ये ऐसा माहौल कर दिया है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे एहतजाज करना, क्योंकि हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ तालीम हासिल कर पाएँ। अब वो लड़की की हमारे माशरे में तो एक तरह से बदनामी होती है। अगर कोई लड़की आके कहे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो सब उसी को पॉइंट करते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग इसी को ही कहते हैं। अब मैं तो ये कहूँगी कि हर लड़की को ये हिम्मत करनी चाहिए कि रिपोर्ट करे, क्योंकि इसी तरह से बदलेगा। देखिए, ये हमारा बुनियादी हक है कि अगर हमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो हम आवाज़ उठाएं, हम शोर करें, हम एहतजाज करें, हम अपील करें, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करें। इसी मामले पर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन मारवी अवान साहिबा ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मारवी अवान साहिबा। इस मामले में हमारे से पहला सवाल करेंगे कि मारवी नवाब शाह के पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक जो इंकशाफात हुए हैं उनमें कितनी सदाकत है और क्या एक्शन हुआ है अब तक? हम इस वाक़े को देख रहे हैं जिसमें सिविल सोसाइटी भी बाहर निकली हुई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ हमें नज़र आ रहा है। परवीन रिंद से हमने भी बात की है। तो इस सारे वाक़े को देख रहे हैं तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन हमें प्रॉपर आगे चीज़ें बताएगी, लेकिन एक स्टूडेंट का, एक बच्ची का इस तरह बाहर निकल के ये बताना कि उसके साथ हैरेसमेंट का उसको निशाना बनाया गया है, ये आसान नहीं है। क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा ये केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं, जिसमें बच्चियों को इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बात कर सके इस बारे में कि उनके साथ हुआ क्या है। और नवाबशाह की तरफ मैं इशारा करते हुए आपको ये बताऊंगी कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले फरजाना जमाली का वाकया भी इसी नौयत का था, जिन्होंने वीसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। इसके अलावा चांडका मेडिकल कॉलेज में 2 स्टूडेंट, मेडिकल की स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के अंदर सुसाइड की है। जब हम यहाँ पर एक सिलसिला देखते हैं इस तरह के वाकयात का, तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर अभी स्टेट को सीरियस होने की ज़रूरत है, इदारों को सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह बच्चियाँ एक तो बात नहीं करती हैं, और अगर बात कर रही है बच्ची तो उसके साथ खड़े होने की और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी इंकशाफ हुआ है परवीन की तरफ से कि एक गैंग है जो बच्चियों को इस तरह से हरासा कर रहा है, और ये भी कहा जाता है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि नंबर आपको नहीं देंगे या आपको फेल कर देंगे, आपको सप्लियां लगा देंगे। किस किस्म का तमाशा लगा हुआ है। हम बात करते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, और ये जो बच्चियां हैं ये ऐसे दादू जो है छोटे छोटे गांवों से आई हुई हैं। परवीन रिंद का ताल्लुक दादू से है, और भी जो बच्चियां नवाबशाह तक पहुंचती हैं वो छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गांवों से, इलाकों से पहुंचती हैं। तो हम ये अपनी अचीवमेंट समझते हैं कि बेटी को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी तक भेजा जाए, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी नहीं
माहौल देगी बेटियों को, ये सारी कैसे बातें आगे बिल्कुल ठीक हैं। मारवी साहिबा, मैं यहाँ पर लेकिन आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम देखते हैं कि वुमेन प्रोटेक्शन जो सेल है वो भी मौजूद है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसे वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, या हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं ऐसा वाकया सामने आ जाता है। कुछ मौसर काम अब तक क्यों होता नजर नहीं आ रहा? आप क्या समझती हैं इस पर? मैं बिल्कुल प्रोटेक्शन सेल्स में मौजूद हैं, वुमेन कमीशन भी मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स सेल्स भी मौजूद हैं, थाने भी वुमेन के मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बच्चियां, औरतें, एक तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है इन मामलात के लिए। 2010 का वर्क प्लेस हरेसमेंट लॉ स्पेसिफिकली बना हुआ है, जिसके मुताबिक हर यूनिवर्सिटी के अंदर कमिटीज मौजूद होनी चाहिए। यानी कि अगर स्टूडेंट्स के साथ और वहाँ काम करने वाली खवातीन के साथ कोई मामलात इस तरह के पेश आते हैं तो वो सबसे पहले उस कमेटी से राब्ता करें। तो वो कमेटीज फंक्शनल क्यों नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर क्यों नहीं हुई? और सिंध वो सूबा है जिसने खवातीन के हवाले से सबसे ज़्यादा लॉज पास किए हैं। सिर्फ लॉ पास करना, सेल्स बना देना या इस तरीके से जो मैकेनिज्म्स हैं सिर्फ उनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर केसेस का फॉलो अप होना चाहिए। जब इस तरह बच्चियाँ उठ के आती हैं तो विक्टिम ब्लेमिंग उनको पीछे की तरफ धकेलती है। जो विक्टिम ब्लेमिंग करने वाले हैं उनको भी लॉ डील करे, उसको प्रॉपर, एक तो सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी कि जो इदारे हैं वो उनको नहीं पता कि ऐसे केसेस को, सेंसिटिव नौयत के केसेस को डील कैसे किया जाए। वो इतना केस इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि जब वो अदालतों तक पहुंचता है तो पूरी फैमिली हरास हो जाती है, लेकिन जो जस्टिस है वो काफी देर से मिलता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिर्फ इदारे बनाना इनफ नहीं है, यहाँ पर सोसाइटी को एजुकेट करना और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कमिटीज हैं उनको मजबूत करना और अवेयरनेस सेशन हम कितना कम देखते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी आगे बढ़ के इस तरह के सेशंस के लिए कोई उसका आगाज करे। हम कितना कम देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को उनके लॉस के बारे में बताया जाए कि आप इतने अंदरूनी इलाकों से इतने चैलेंजेस को पार करके यहाँ पढ़ाई करने पहुंचे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन पेश आती है तो आपको जाना किधर चाहिए? इदारे मौजूद हैं जी, लोगों को जी बिल्कुल आप सही कह रही है मारवी। अब लेकिन ये भी जाहिर, अभी हमने ये इस बात पे भी हमने ऑब्वियसली थोड़ा सा हम भी जरा परेशान होते हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं। उनको किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं? इस तरह आपने कहा कि उनको तालीम के लिए उनको आम तालीम होनी चाहिए, उनके लिए आसान होना चाहिए, उनके लिए ग्रोथ है उनकी, तो धमकियां किस नौयत की होती हैं? धमकियां इस तरह के केसेस जो हम देख रहे होते हैं उसमें यही होती है कि एक प्रेशर बिल्टअप किया जाता है कंप्लेनेंट्स के ऊपर, विक्टिम्स के ऊपर, कि वो बैक ऑफ हो जाएं, क्योंकि जिस पे इल्ज़ामात लगते हैं अगर वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज़्यादा जो है बड़ी पोजीशन पर है तो सबको अपनी रेपुटेशन की बड़ी फिक्र होती है। तो मुझे ये अफसोस है कि ये हरकत करते हुए रेपुटेशन की फिक्र नहीं होती है, लेकिन जब ये हो जाती है चीज़ तो फिर आप एक प्रेशर बिल्ड कर रहे होते हैं। और अफसोस की ये बात है कि बहुत सारे विक्टिम्स पीछे भी हट जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस की तरफ आ जाते हैं या थक जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर ना हो इन केसेस के अंदर, सिविल सोसाइटी साथ खड़ी रहे, मीडिया साथ खड़ी रहे, जो एक हमारी अक्ल रखने वालों की जो आवाज़ है मजबूत, वो इन बच्चियों के साथ रहे, तो ये केसेस कॉम्प्रोमाइज़ेस की तरफ जाना या थक कर पीछे हट जाना या प्रेशर और धमकियों की वजह से अक्सर गायब हो जाती हैं कंप्लेनेंट्स, वो सामने जाहिर नहीं होती हैं। धमकियां इतना असर रखती हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि परवीन, रिंद और इस तरह जितनी भी बच्चियां इस तरह की हरासमेंट फेस कर रही हैं वो साथ साथ अदालत के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के केसेस भी करें, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि एब्यूसर और उसकी फैमिली और उसके सर्कल की तरफ से सोशल मीडिया पे विक्टिम ब्लेमिंग होती है और उसके अलावा इनडायरेक्ट धमकियां और ऑफर्स भी दी जाती हैं।
तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सही कह रही हैं, अहम बिल्कुल बात सही कह ये रही हैं, है बिल्कुल सही कि कह रही हैं। हमारी बहुत जो, बहुत शुक्रिया इस तरह की मारविया वान साहब हमारे साथ मौजूद, समाजी कारकुन, और उन्होंने इस लेटेस्ट जो भी इशू है ख़वातीन की और बच्चियों की हिरासमेंट के हवाले से उन्होंने उन्होंने हमारे साथ शेयर किया क्या स्टोरी है। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों की इज़्ज़तों की और उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो अब हम शाज़िब जो प्रोग्राम में शुरू में बात कर रहे थे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम एक अहम मामला है जिस पर बात करने जा रहे हैं। एक तरफ अक्सर जब हम आप लोगों को देखते हैं और आप लोग सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, कराची की सड़कों पर निकलते हैं, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता जिस तरीके से चालान किए जा रहे होते हैं, क्योंकि एक हम जो ट्रैफिक का निज़ाम देख रहे हैं, जब तक वो निज़ाम ठीक नहीं होगा और उसके साथ साथ चालान की भरमार होगी, तो उसमें किस तरीके से ट्रैफिक को बेहतर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, इसको समझने से बालातर है सब लोग। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे एक बड़ा इंकशाफ भी हुआ है, और वो इंकशाफ ये हुआ है कि कराची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने जमा करने वाली निजी कंपनी के लिए सहूलतकार बन चुकी है, जो कि वाकई बड़ी अफसोसनाक बात भी है। ट्रैफिक पुलिस अफसरान की मुबैना मिली भगत से शहरियों को एक तरीके से लूटा जा रहा है, और जो चालान हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, उसका जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है हमारे सड़कों तो पर। इसका मतलब है शाहजेब कि लोग जो एहतजाजन या लोग ऑफिसर्स के साथ नजर आता, भाई क्यों रोका है, किस लिए रोका है, उनको पता ही नहीं होता था क्यों रुक लिया। तो इसका मतलब है कि उनका वो सवाल करना, उस वक्त के पुलिस ऑफिसर ड्यूटीज पे जो मौजूद थे, वो सवाल करना मतलब सही था। भाई जब मैंने बेल्ट लगाई दी है या मैं बाइक पर हूं, मैंने हेलमेट पहना हुआ है, मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा, आपने मुझे क्यों रोका है? ये इस तरह के वाकयात बहुत नजर आए हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस पर हम तफसीली बात करेंगे जो इंकशाफ हुआ है, लेकिन एक खबर ये भी सामने आई है कि एडिशनल आईजी कराची पुलिस ने अहकामात ये दिए हैं कि शहर में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन अफसरान ही गाड़ियों का चालान कर सकेंगे, तमाम पुलिस एहलकार जो है ट्रैफिक के वो नहीं कर सकेंगे। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में नुमाइंदा खसूसी न्यूज़ आरिफ महमूद साहब से हम बात करेंगे। आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से? आरिफ साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिस तरीके से शहरियों को परेशान किया जा रहा है और मुसलसल चालान किए जा रहे हैं, चालान के जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, शहरी ये समझने से बालातर हैं कि उनका चालान किया क्यों जा रहा है। तो ये जो इंकशाफ हुआ है ये इस बात की तरफ इशारा दे रहा है। देखें, इस सब को समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक पुलिस बुनियादी तौर पे किस तरह उस निजी कंपनी जिसका नाम A2Z है उसकी सहूलतकार बनी हुई थी। 2015 में उस ज़माने के DIG ट्रैफिक थे अमीर शेख, उनकी सरबराही में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक मुआहिदा इस कंपनी के साथ किया गया। अच्छा। और ये बताया गया कि जो टैक्स, जो जुर्माने की रकम की कलेक्शन है वो ये कंपनी करेगी, उसके लिए तमाम इंतजाम करेगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इंतहाई खामोशी के साथ ये सिलसिला बनाया गया कि हर चालान पर 20 रुपये ये कंपनी कमीशन की मद में लेगी। और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने नवाजने के लिए एक और निज़ाम निकाला, और वो निज़ाम ये था कि अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आपके गाड़ी के शीशे टिंटेड हैं या आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये आपके 3 अलग अलग वायलेशंस हैं जिनके चालान होने चाहिए थे, लेकिन वो 3 चालान होंगे। और जब 3 चालान होंगे तो सरकार को तो उसकी जुर्माने की रकम वही मिलेगी, लेकिन इस कंपनी को 20 रुपये फी चालान के हिसाब से 60 रुपये इस कंपनी के अकाउंट में जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ 2021 में इस कंपनी ने जुर्माने के जो कमीशन थी उसके मद में 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम जो है वो कराची के शहरियों के जेबों से निकाली है। 2020 में ये रकम तकरीबन जो है वो 6 करोड़ से ज़्यादा थी। तो ये करोड़ों रुपए का पूरे साल का गेम है। और ट्रैफिक पुलिस एहलकार हम देखते आए हैं कि बिल्कुल अननेसेसरी चालान करते थे, गैर ज़रूरी चालान होते थे, जुर्माने होते थे, और ये सिर्फ 1-2 नहीं होते थे। कराची में बाय डिज़ाइन 10,000 चालान यौमिया किए जाते थे, और उसका मकसद बज़ाहिर इस कंपनी को फायदा पहुंचाना था। इंकशाफ ये हो रहा है कि बाकायदा टारगेटेड जो है वो चालान किए जा रहे थे, बिल्कुल टारगेट सेट किया गया और उसके मुताबिक आपके चालान किए गए। बिल्कुल ऐसा था। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को इसका पाबंद किया गया था कि शहर भर से जो चालान किए जाएंगे वो रोजाना 10,000 से ज्यादा होंगे। ओ तौबा, जब भी तो इस तरह रोका जा रहा है सड़कों पे, फालतू में जो है बेचारे साइड पे खड़े हुए गाड़ियां। और अब जो एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन आए हैं, इन्होंने सबसे पहले हुक्म यही दिया कि ट्रैफिक के चालान सिर्फ सेक्शन ऑफिसर्स करेंगे। गो के ये हुक्म आज इस गैर ज़रूरी जुर्माने और चालानों से बचने का शहरियों के लिए निजात का पहला दिन है। गो कि ये 1 हफ्ते जारी रहेगी मुहिम। इसके दौरान जायज़ा लिया जाएगा कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो कराची की ट्रैफिक पे क्या आया, जुर्माने पे क्या आया, और ट्रैफिक पुलिस का काम जो ट्रैफिक कंट्रोल करना है वो ट्रैफिक कंट्रोल करे, बजाय इसकी को रेवेन्यू जनरेशन का एक इदारा बन के रह जाए। अच्छा आरिफ भाई, आपकी बातों से एक सवाल मेरे जो कि मैं शुरू में शाहजेब से भी पूछ रही थी कि देखिए एक आम इंसान है, उसको नहीं पता सेक्शन ऑफिसर कौन होता है, कैसा दिखता है, कैसा नजर आएगा, क्या बैज है, क्या सितारे, क्या फूल है, कैसे पता चलेगा? क्या उसके साथ ये मुमकिन है कि कोई ऐसे ही आम जो है एहलकार बोलते हैं मैं हूं सेक्शन ऑफिसर,
तो कैसे वो कहेगा नहीं जी आप हैं या आप नहीं है, वो किस तरीके से आगाही बड़ी differentiate जरूरी है करेगा? शहरियों देखिए, अमूमी तौर पे ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसर होते हैं वो सेक्शन अफसर होते हैं, और उनके खास तौर पे निशानी बाजू पे एसओ के खास बैंड होता है, ठीक है। वो उन्होंने बांधा होता है। जो उनके हेड मॉडल्स होते हैं उनके लिए एक और अलग निशानी है, तो वो एसओ बड़े वाज़ेह तौर पे होते हैं। कराची में जो एसओज हैं हर सेक्शन का मौजूद है, वो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान हैं, वही चालान कर सकेंगे, लेकिन ये एक हफ्ते तक है। ये एक हफ्ते तक, ये एक हफ्ते तक इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम टुडे। जी, इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम टुडे। ओके, अच्छा ठीक है। तो फिर आम आदमी को कोई रोके अगर एक हफ्ते की, चले हम बात करते हैं, मैं शाहजेब हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकले हुए हैं और हमें एकदम से कोई रोक लेता है और हमें मालूम है हमें नाजायज रोका जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? आरिफ, ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन है 1915, 1915 उस पर बात करें, उन्हें बताएं कि ट्रैफिक पुलिस के फलां एहलकार ने रोका हुआ है। लेकिन ये जो 2015 से हम अब तक के मुआहदे की बात कर रहे हैं, इसका एक और अहम पहलू है, वो ये कि तमाम सेक्शंस के साथ जो कंपनी थी वो वहाँ से पैसे जमा करती थी और अपने निजी अकाउंट में जमा कराती थी, जो कि कराची के एक निजी बैंक में जब बनाया गया है, और उसके बाद वहाँ से अपने रकम काट कर वो सरकार को पैसे देती थी। अब अगर जुम्मे के दिन कोई कलेक्शन हो रहा है, हफ्ते के दिन कोई कलेक्शन हो रहा है, इतवार के दिन कलेक्शन हो रहा है, तो वो 3 दिन कंपनी के अकाउंट में रहती थी वो रकम, और उसके बाद वो पीर के दिन उसका पे ऑर्डर बन के सरकार के पास जाता था। अच्छा, तो अजीब व गरीब किस्म का मुआहदा जो आप है उस वो निजी कंपनी के बारे में बता रहे हैं आरिफ साहब, और जिस तरीके से हम यही देखते हैं कि हमेशा एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, दोनों के इंटरेस्ट होते हैं। इस निजी कंपनी का तो ये है कि उनको पैसा मिल रहा है, इसमें ट्रैफिक पुलिस को क्या मिल रहा है? देखिए, यकीनी तौर पर इसमें ट्रैफिक पुलिस के अफसरान का जो है मुलविस होना खारिज इम्कान नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो इसमें जो है वो मुलविस नहीं है, लेकिन इसकी चूंकि हमारे कानूनी माहिरीन से बात हुई, उनका कहना था कि इस किस्म का मुआहदा जिसके अंदर एक निजी कंपनी टैक्स कलेक्शन भी करे, जुर्माने कलेक्ट करे, अपने अकाउंट में रखे, अपने पैसे काटे और उसके बाद हुकूमत को वापस करे, वो बड़ा सवालिया निशान है। उसकी तहकीकात होनी चाहिए और ऐसे जो मुआहदे हैं उन्हें किसी भी अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं इस सारे मामले में क्या हो रहा है, लेकिन इस पर हमारी उस कंपनी के सीईओ से भी बात हुई। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी जानिब से जो जुर्माना सरकारी फंड में जमा कराया गया उसकी मिकदार कितनी है वो हमें बता दें ताकि हम उस पर कर सकें, लेकिन उन्होंने कहा जी ये तमाम जो इंतजात हैं वो तमाम कॉन्फिडेंशियल है, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। सर आखिर बस ये बता दें कि नया हुक्मनामा है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शहरियों को एक कुछ रिलीफ मिलेगा जो ये सेक्शन ऑफिसर के बारे में कहा जा रहा है? बिल्कुल, एक हफ्ते तक कम से कम ये रिलीफ मिलेगा। इस एक हफ्ते में नई पॉलिसी बनाई जा रही है। कराची पुलिस चीफ इस हवाले से पुरज़म है और हमें भी लगता है कि इस हवाले से कुछ ना कुछ अच्छे इकदाम सामने आ सकते हैं। तो आरिफ भाई, नेक्स्ट वीक में फिर आपसे टाइम लेकर पूछेंगे ये हफ्ता कैसा रहा, क्या डेटा कलेक्ट हुआ, क्या शहरियों को रिलीफ मिला, क्या इस पर मजीद इंप्लीमेंटेशन होंगी और क्या जो है वो चेंजेस आए। थैंक यू सो मच आरिफ भाई फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू। थे इस मामले पर बातचीत कर रहे थे और इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। साथ में हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहेगा, हमारी बड़ी खुश होती है ब्रेक। कामयाब जवान प्रोग्राम ये कोई रशली सियासी बुनियादों पे नहीं रखा गया जी हमने 2 साल में लॉलीपॉप्स की तरह चॉकलेट्स की तरह बांटना है और कल को फिर हमने वोट लेने हैं। पाकिस्तान में वाइट कॉलर जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, हर तरह की नौकरियां मिल रही हैं लेकिन नहीं हैं, तो उसका स्किल सेट मैच नहीं किया जा रहा। स्किल्स में हमने तकरीबन 1 लाख बच्चों को स्किल स्कॉलरशिप दी है, 10 अरब रुपए का पैकेज है वहाँ, उसमें सिंध लीड कर रहा है। सताने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। कितनी अजीब सी बात है कि आज के वक्त में हमें पता चलता है सुपरस्टार सोशल मीडिया से कि कौन कौन है, और जिसकी वीडियो वायरल होती है शाहजेब हम कहते हैं यहाँ ये तो बड़ा जबरदस्त भाई, ये तो फेम आ गया रातों रात। और भी तो ऐसे आई थिंक अलग अलग, ऑब्वियसली मैं एंकर थी और मैंने जो है वो हमें सादत हुई, हमें नसीब हुए कि हमने सना खानी भी की और डिफरेंट गीत या नज़म भी हमारी उसमें आई। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं पाकिस्तान में
जो बड़ी मशहूर मुख्तलिफ बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आ रही होती हैं, कुछ ऐसी शख्सियात भी होती हैं जो इतनी ज़्यादा मशहूर हैं और मकबूल हैं सोशल मीडिया पर, जिनके अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे होते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत जिनका मखसूस अंदाज है, जिससे उन्होंने शोहरत पाई है और शोहरत की बुलंदियों पर वो पहुंचे हैं, जिनका मखसूस अंदाज है, लोगों की जानिब से बहुत पसंद भी किया जाता है, साथ में कुछ लोग उस पर तंकीद भी करते हैं, मुख्तलिफ जो मिला जुला रद्द-ए-अमल होता है वो सामने आ रहा होता है। उनके जो अशार और अनोखा अंदाज है वो लोग बहुत पसंद करते हैं और उस पर हम मुख्तलिफ कमेंट्स भी लोगों के देख रहे होते हैं और वही मौजूद बहस भी बनता है। तो हम इस शख्सियत से आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं जो हमें स्टूडियो में सबसे पहले पाकिस्तान के ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर सोहरवर्दी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपका ये अंदाज है और ये बड़ा मुख्तलिफ अंदाज है, ये अंदाज शुरू से ऐसा ही है या ये अभी आपने कुछ मुख्तलिफ किया या चेंज लेके आए इसमें? नहीं, शुरू से ही ऐसा ही है। मैं तो सना ख्वानी काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन अब जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ें वायरल होना स्टार्ट हो गई हैं। पहले टीवी का एक दौर था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती थी लेकिन हर शख्स तक पहुँच नहीं पाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, अब वैसे मैंने ज़रा सुना होगा, जैसे सना खानी तो आपकी मैंने सुनी थी, लेकिन जो मैंने ये नज़्म सुनी और इस तरह सुनी, अच्छा मतलब हंसी भी आई सुन के, मैंने कहा ये कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, माशाल्लाह से। लोग घबराते हैं इस तरह की बात ओपनली करते हुए और तुमने तो पूरा जो है वो नज़म ही कर दी उसके ऊपर। ये ख्याल कैसे आया? तनकीद भी लोग करते हैं और ऑब्वियसली वो भी करते हैं, तो ये करने का क्या मकसद था? कि पॉपुलैरिटी करना था या ये था कि नहीं, मशहूर मैं पहले से हूँ। हाँ। जो खैर जैसे आपको लोग जानते हैं तो आप तो काफ़ी फेमस हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग सना ख्वानी के जो दीनदार एक तबका है, हाँ। जिसको मौलवी भी कह सकते हैं, मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन मैं कन्फर्म जन्नती से भी वायरल हुआ काफ़ी। ये नज़म पढ़ने का मकसद ये है, 14 फेब वैलेंटाइन डे के नाम से मंसूब है। भाई इतना ही दिल फड़क रहा है ना तो शादी करो, और बहुत ही ज्यादा तो 2 3 4 कर लो, लेकिन निकाह करो, गुनाह से बच जाओ, बस मकसद ये है। अच्छा, ये मकसद था कि भाई इसके बाद अगर आप ऐसा कर लेंगे तो कंफर्म जन्नती हो जाएंगे। हर मुसलमान जन्नती है जिसने कलमा पढ़ लिया, हदीस है इस पर। सुभान अल्लाह, क्या बात। क्या जन्नती, कंफर्म जन्नती, जरा मुझे थोड़ा सुना सकते हैं? बंदा है जो जली का, कलमा पढ़े नबी का, आशिक है जो वली का, अफरोज कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। वाह, ये जो अंदाज है ना आपका, ये वाला, एक दफा दोहराएं जरा, ये बड़ा लोग पसंद करते हैं। सजदा करे खुदा को, माने जो मुस्तफा को, चूमे खाना काबा को, रब से मुराद रखे, कुरान याद रखे, खालिक को शाद रखे, डेफिनेटली कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। वाह वाह वाह। अच्छा, पहले मैं भी शादी करूंगा, फिर शादियां करेंगे 2 3 4, हाँ। ये जो नज़में आपकी मुसलसल शादियों के हवाले से आ रही है, इसकी कोई खास वजह? पिछले साल 12 फरवरी पर आया था, इस बार 11 फरवरी पर। लोग इसको डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की शादी से भी मंसूब कर रहे हैं कि नहीं ये इत्तेफाक है या प्लांटेड था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब की शादी जो है ना वो इत्तेफाक है, क्योंकि मेरा कलाम वैसे ही आ रहा था। वैसे ही आ रहा था। आपकी नजर में इत्तेफाक नहीं है, मतलब वो प्लान्ड है, आपकी रिकॉर्ड था, पूरा रखा हुआ था, बस अब इसको रिलीज करना था 12 को, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब की शादी सामने ही, मेरा कहा जल्दी करो, यही मौका है, कर लो। आप लोगों ने सबने सुना ये नया वाला जिन्होंने अभी नज़म पढ़ी है, ये वाली सब सुना देते हैं अगर इजाजत हो तो? हाँ, सुन लेते हैं। अच्छा, मैंने वो सुना दिया तो मेरा माइंड कोई बात नहीं, सेट हो आ जाएगा हाँ, आ जाएगा वापस, कोई मसला नहीं है। शादियां करो 2 3 4, दूल्हे बनो लाओ तुम बीवियां 2 3 4, ये सुन्नते रसूल है। शादियां 2 3 4, 2 3 4, शादियां 2 3 4, दीन वाले अक्ल वाले इल्म के ऐशे सवार, दीन वाले अक्ल वाले इल्म के ऐशे सवार, अब जरूरत है करो तुम शादियां 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, शादियां। अब इस पर जो अच्छा, इस पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोस
वायरल होती हैं आपकी, बहुत ज्यादा वायरल होती हैं, उस पर हर किस्म की तनकीद सामने आती है, कुछ लोग उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, कुछ नेगेटिव देते हैं, उस पर आपका रिस्पांस क्या होता है इन तमाम लोगों के लिए? हाँ, मेरे ख्याल से ये हर चीज़ की नेगेटिविटी एक आती है, हमारी नातों पर भी बैड कमेंट्स आते हैं और उस पर भी डिसलाइक आते हैं, वो यही मुसलमान ही होते हैं हमारे बेचारे, ना समझ, किसी को तर्ज पसंद नहीं आती, किसी को अंदाज नहीं आता, कोई कहता है ये हाथ बांध के क्यों नहीं पढ़, तो अब पुराना दौर रहा नहीं है, तो मेरे ख्याल से नज़्मों पर तो तनकीद जाहिर है, हम जिस मुआशरे में रहते हैं अदम बर्दाश्त भी है लोगों में, और तनकीद का पहलू ऐसा है कि जब तक तनकीद ना हो कामयाबी नहीं मिल सकती, लेकिन तनकीद अगर वो कर रहा है बराए तामीर हो ना, हाँ, लेकिन अगर उसमें वो बदतमीजी कर रहा है तो मैं समझ रहा हूँ शायद वो अपनी तरबियत असली, आप कहने का मकसद है गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हाँ, नहीं करने चाहिए। मीम्स जो है ना वो कोई मायूब बात रही नहीं है, वो ज़राए आज़म की क्रिकेटरों की बन रही है, आर्टिस्टों की बन रही है, तो मायूब तो रहा नहीं अभी। तो ये फेम का हिस्सा है मीम्स बनना शायद है। अच्छा, अब जरा इस तरफ भी आते हैं कि जब इतना फेम बढ़ रहा है, लोग कॉपी भी करते हैं आपके अंदाज को, जब कोई आपके सामने होता है जो आपकी कॉपी करता हो या कभी कोई सामने आई हो वीडियो, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ चलेगा तो मेरा ही, करे कॉपी। कभी देखा किसी को कॉपी करते हुए? और कॉपी आ रही है अभी। अच्छा, आ रही है? हाँ। अच्छा, रास्ते में नहीं, हो गई है। अच्छा, हो गई आ गई है। कुछ लोग मुझे उनसे तशबीह भी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो मैंने नहीं पढ़ा, मेरी वर्डिंग बड़ी एक पॉजिटिव, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कन्फर्म दोज़ख ही पढ़ लो, बड़ा वायरल होगा, तो मैंने कहा अल्लाह की कसम वायरल होने के लिए नहीं पढ़ा था, तभी वायरल हुआ है, और मैं नेगेटिव चीजें नहीं पढ़ता। पढ़ सकता हूँ उसको, शायरी हम ला सकते हैं, कुरान को जिसने डिक्लेयर किया है दोज़खी, फिरौन हो गया, हामान, कारून, हम कह सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार इसको लोग किसी मुसलमान को कह रहे होंगे दोज़खी है, तो क्यों एक ऐसी चीज लाऊं? जन्नत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसको लेकर आया। अच्छा, जैसा कि आप ये जिक्र कर रहे हैं, तो साथ में बहुत सारे लोग जब आप बाहर निकलते होंगे तो लोग पहचान लेते होंगे, और फिर वो कहते होंगे भाई हमें तो सेल्फी भी खींचनी है, हमें तस्वीरें भी खिंचवानी है, फिर वो आपकी, मैंने सुना है लोग बहुत सारे ऐसे जो आपकी ड्रेसिंग से बड़े मुतासिर होते हैं। हाँ, ड्रेसिंग मेरी, मैं जुनैद जमशेद साहब को बड़ा फॉलो करता हूँ, ये कैप मैंने अभी 1 साल से पहननी शुरू की है, वरना मैं वही कैप पहनता था। बाकी मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैंने कुछ वक्त भी गुजारा है जुनैद भाई के साथ, उनके बच्चों के साथ वक्त गुजरता है, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो हर दूसरा शख्स ही पहचान रहा होता है, क्योंकि फेम मिल गया, अब सोशल मीडिया, हर किसी के पास मोबाइल है, हर दूसरा ही शख्स पहचान लेता है, तो बड़ा कभी परेशान भी हो जाता हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, सर कभी ऐसा हुआ है कि लोग समझते होंगे आप सीरियस आदमी नहीं है, आप गैर संजीदा इंसान होंगे, या कलाम ऐसे पढ़ लेते हैं आपके, यार ये तो बड़ा इमेच्योर सा इंसान है, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ शायद उन्होंने मुझे सही से पहचाना नहीं, या देखा नहीं, या मुझे सनाख्वानी के दौर से जानते नहीं, क्योंकि मैं 23 साल से सनाख्वानी कर रहा हूँ, 6 साल की उम्र से, और मेरी एक नात है हरा गुंबद, जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, आपने शायद सुनी होगी, तो वो सारे नातख्वां पढ़ रहे हैं, ये मेरा लिखा हुआ है, मेरी धुन है, मेरी तर्ज है। अच्छा। कोई नातख्वां इससे खाली नहीं, इस वक्त सारे पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि यार मुझे, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे घर वाले, और मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। इसलिए हम ये सवाल करते हैं कि हकीकी जिंदगी में यासिर कैसा है, आज ये बताते चले जाएं आप जाते जाते। पता नहीं मैं कैसा हूँ, आप बताएं, इतनी सी देर में हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग जाने कि वैसे तो आपको सोशल मीडिया, मतलब लोग आपको सोशल मीडिया के हवाले से जानते हैं, आपकी वीडियोस वायरल होती है, लेकिन हकीकी जिंदगी में यासिर की क्या मसरूफियात होती हैं, किस किस्म का वो इंसान है, क्या शौक रखता है, क्या करता है? हाँ, मुझे जो है वो सनाख्वानी का बहुत शौक है, हद दर्जे तक, आए दिन मैं रिकॉर्डिंग वगैरह, नाते वगैरह करवाता हूँ, लेकिन मेरी हॉबीज में ये है कि मैं मुस्कुरा रहे हैं हम, अभी बताते हैं। मैं भी बताऊंगा, पता नहीं हंसी है क्या, तो वही शादियां 4 करनी है मुझे। ये आपकी हॉबी है? एक हो गई। अच्छा बताइए रे, इधर से मुस्कुराहट आ गई, 1-2 हो गई, मतलब इसका मतलब है 2। अच्छा, ये तो फंस गए। 4 करेंगे, बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। 4 करेंगे। 4 करेंगे। चलो ठीक है, अगली वाली में हम लोगों को जरूर बुलाना, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। पता नहीं आप आए नहीं आए। नहीं, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा ये बताओ यासिर, आपकी ड्रेसिंग, जैसा शादिब ने कहा, बहुत लोग पसंद करते हैं, आपने ये खुद आप चूज करते हैं, या आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप समझते हैं कि आप चेंज करेंगे आगे, या अगला आप किस कलाम पे काम कर रहे हैं? कलाम इंशाल्लाह रमज़ान के भी आ रहे हैं, और रमज़ान में जिस तरह मेरा रोज़ा रखो तो ऐसे रखो बड़ा फेमस हुआ था, तो उस टाइप का कोई कलाम लाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों में बड़ी मकबूलियत हासिल की उस कलाम ने, तो मैसेजेस हैं, मेरा तो मकसद है कि लोगों तक जाए पैगाम, अब लोग उसको किस पैराए में लेते हैं देखते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इस दफा रमजान ट्रांसमिशंस में भी नजर आने का प्लान है। हाँ, पिछले साल भी था, मैं पूरा महीना एक चैनल पर था, तो इस बार भी इंशाल्लाह अभी हो रही है, लेकिन देखता हूँ किस पे बैठते हैं। चलें, जबरदस्त। अगर आपसे पूछूं आपके फेवरेट सना खां कौन है?
मेरे फेवरेट सनाख्वा जुनैद जमशेद शहीद सर रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, कारी वहीद सफ़र कासमी से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। और इस दौर के हिसाब में मतलब अगर ये देखा जाए तो ओवैस रज़ा कादरी साहब, और एक और नाम है नहीं लूँगा, पता नहीं वो समझते हैं कि मेरी को बहुत कॉपी करता है और बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए नहीं लूँगा, पता नहीं वो क्या समझे, तो उनको बहुत कॉपी करता हूँ, आप समझ गई होगी। थैंक यू वेरी मच आसिफ सरवदी, आप हमारे शो में आए और ये तमाम बातें जो हमने सुनी बड़े मजे की, और जिस तरीके से वो बता भी रहे थे नए जो उनकी नज़म आई है उसके बारे में भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में एक बड़ा अहम मामला है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं और इस पर हम बात करेंगे तफसीलियां। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एपिलेप्टिक डे मनाया जा रहा है, और एपिलेप्सी यानी मिर्गी का एक ऐसा मर्ज है जो सीधा कनेक्टेड है आपकी ब्रेन से, और उस पर आपका ब्रेन क्यों इस तरह एपिलेप्टिक हो जाता है या उस तरह के साइंस क्यों नमूदार होते हैं, उसका ताल्लुक आपके इमोशन से, आपका साइकोलॉजिकल है या केमिकल इम्बैलेंस है। ये तमाम चीज़ें आज के दिन सबको याद दिलाना या बताना ज़रूरी होता है, ताकि लोग आगे उस पर कैसे अपने घर में मौजूद मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने पेशेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को आप कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं। इसके इलाज और इसके बचाव के बारे में मालूमात फराहम करना बहुत ज़रूरी है, और हम आज यही चाहते हैं कि अपने शो के जरिए तमाम मालूमात भी आपको साथ साथ दे सकें। जैसे कि साथ में ये भी बताया जाता है दुनिया भर में तकरीबन 5 करोड़ अफराद मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हैं, जिसके बायस आलमी सतह पर जो मिर्गी बड़ा एक असाबी बीमारियों में से एक है। तो हम जिस तरीके से इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आगाही बहुत ज़रूरी है, मालूमात बहुत ज़रूरी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में डॉक्टर उबैद खानज़ादा साहब ने। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको, कैसे हैं आपके बीच में? सर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, खासतौर पर इसकी आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है, सबसे पहले बताइएगा कि ये मिर्गी का मर्ज असल में है क्या? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मिर्गी होती क्या है। कि देखें, दिमाग में अल्लाह पाक ने हर एक के करंट रखा है, आपके भी मेरे भी जितने भी इंसान है सब में करंट रखा है। वही करंट अपनी नॉर्मल मिकदार से अगर ज़्यादा निकलने लग जाए तो उससे क्या होता है, झटके पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। और वो एक दौरा जो होता है मिर्गी नहीं कहते, एक दौरा किसी भी वजह से हो सकता है, एक के बाद अगर दूसरा पड़े, दूसरे बाद तीसरा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हो, फिर उसका मिर्गी कहते हैं, जिसको अपनी लैंग्वेज में मेडिकल टर्म में एपिलेप्सी कहते हैं। तो करंट के ज़्यादा मिकदार में निकल जाना किसी भी वजह से, बहुत सारी वजूहत हैं, तो उसको हम जो है ना मिर्गी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला जब वो निकलता है, आपने कहा पहला तो इतना सीरियस है, लेकिन जो करंट होता है वो किस सूरत में बाहर नजर आता है? बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दिमाग का बहुत सा एरिया, एक एरिया वो होता है जो हाथों कवर करता है, एक एरिया जो टांग को कवर करता है, कोई जो अपना है मैं बोलने को कवर करता है। तो जिस जगह का करंट ज्यादा निकला है तो उसका हाथ इफेक्टेड होगा, मतलब कैसे हिलना, हाथ का टेढ़ना, टांग का मुस्तकिल हिलना, हाथ पांव का टेढ़ा मुड़ जाना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, जबान का दांतों के बीच में आ जाना। बहुत से लोगों को यहाँ मैं बताता चलूं कि स्ट्रेस की वजह से भी तमाम अलामत होती हैं, तो उसको वो मिर्गी समझ रहे होते हैं। अमूमन मिर्गी नहीं होती वो। मैं ये समझ रहा हूँ उसकी अलामत बेसिकली क्या होती हैं, जहाँ पर आप ये समझ सकें और ये आगाही भी हम फैला सकें कि लोगों को ये समझ आए कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ है या हम इससे मुब्तला हैं। अच्छा, देखिए, अगर किसी को बार बार बेहोशी हो रही है, अच्छा, और उस बेहोशी का ताल्लुक हाथ पांव के मुड़ने से है, ठीक है, या तो हाथ पांव मुड़ रहे उसके, या हाथ पांव अकड़ गए, या हाथ पांव सख्त हो गए, आंखें ऊपर चढ़ गई, ये तमाम अलामत होती हैं। और बेहोशी का बार बार होना, और होश में आने के बाद पेशेंट को होश नहीं होना कि मेरे साथ क्या हुआ था। अच्छा, बिल्कुल याद कंफ्यूज होता है। बहुत से मरीज तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो जब होश में आते हैं तो रश लगा होता है, कहते हैं छोड़ दो हम जाके सोएंगे, बस वो बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं। तो ये यहाँ बताना जरूरी है कि अगर बार बार बेहोशी हो रही है, हाथ पांव अकड़ है, उसके साथ मुंह से झाग या थूक आ रहा है, तो ये, और जबान दांतों के बीच में आ जाए, तो ये प्योर एपिलेप्सी होती है, जिसको कहते हैं कि वो जिन भूत की बीमारी हो गई। अगर हम जाएं देहात गोटों में जाएं तो हाँ, जिन भूत की बीमारी हो गई। अब भूत क्यों समझते हैं कि मसल टोन इंक्रीज हो गई, वो जिन चढ़ गया, वो हाथ पांव सख्त हो गए, इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर भी ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं मैंने जिनमें जो है ना वो उनके हाथ पांव जैसे आपने कहा कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन कुछ का देखा हाथ पांव चलने शुरू हो जाते हैं, वो लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं अगर आसपास के, तो वो आपकी नजर में क्या है? वो मिर्गी नहीं है, वो मैंने कहा था ना, वो मिर्गी नहीं होती, वो मिर्गी नहीं। मिर्गी का मिर्गी इस तरह मारता भी नहीं है, मारता भी नहीं है, मारता नहीं है, वो तो खुद जिसको अपने होश में नहीं होता बेचारा बेहोश हो जाता है वो तो। अच्छा, पाकिस्तान में कितनी तादाद है एपिलेप्टिक पेशेंट्स की? पाकिस्तान में अगर जो अभी नई जो करंट रिसर्च आई है उसके मुताबिक 15 से 20 लाख ऐसे हैं जो लोग ऐसे हैं जो कि मिर्गी मरीज हैं। ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है। बहुत से लोग उसको स्टिग्मा समझते हैं, इलाज ही नहीं कराते अपना, कि नहीं यार वो हमारे पेशेंट को मिर्गी है तो ये बाप नहीं बन सकता, इस औरत की मिर्गी है मां नहीं बन सकती, ये बच्चा आगे तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर्स, जॉन्टी रूट्स का आपने नाम सुना है, साउथ अफ्रीका बेहतरीन नॉन केस एपिलेप्टिक है। अच्छा, साथ में ये बताइएगा, ये मर्ज डॉक्टर साहब पैदाइशी तौर पर होता है या ये जिंदगी किसी भी हिस्से में आप इसका शिकार हो सकते हैं?
जरूरी नहीं कि पैदाइशी तौर पर हो, किसी को किसी वक्त कहीं भी मिर्गी हो सकती है और पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है। पैदाइशी तौर पर वो ये हो सकता है कि दिमाग पूरा डेवलप नहीं हुआ, इसको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं, वो उसका एक कॉज होता है। अच्छा। बाकी इसको वो अक्सर बच्चे माएँ आती हैं, उनको बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बच्चे को बुखार हुआ उसको झटके पड़ना शुरू हो गए, वो तो फेब्राइल सीजर होते हैं जो कि 6 महीने से लेके 5 साल तक की उम्र तक के बच्चों में कॉमन होता है। अच्छा फर्ज डॉक्टर साहब, हमारे खुदा न खास्ता हमारे सामने किसी को अटैक हो जाए एपिलेप्टिक का, ठीक है, मिर्गी का दौरा पड़ जाए, जो एक आम आदमी है उसको सबसे पहले क्या उसका काम, रिएक्शन या उसका क्या अमल होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 चीजें याद रखें। जब भी किसी को आपके सामने या किसी के सामने भी कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स है उसके सामने किसी को मिर्गी का झटका पड़ गया, अव्वल बात तो उसको पहचानेंगे कि मिर्गी का झटका है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस होगी तो 3 काम करने हैं। नंबर 1, पेशेंट को उल्टी करवट लिटा देना है। उल्टा मतलब बिल्कुल नहीं, जिस ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे, अच्छा लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लिटा देना है, गर्दन को थोड़ा ऊपर कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर हम ब्लेंडर करते हैं, हमारे तमाम दुनिया के लोग और खासकर हमारे पाकिस्तान में भी लोग इसका ब्लेंडर करते हैं कि उसके मुंह में पानी डाल होते हैं, नहीं डालना, कुछ पानी नहीं डालना, कीप एंड पियो। पेशेंट को मना करते हैं कुछ मुंह के अंदर नहीं डालना, पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं डालना जब तक वो होश में नहीं आ जाए, वरना वो एस्पायरेट कर जाएगा। मैं यहाँ आपको एक चीज बताऊं कि एक खातून थी, उनके हस्बैंड को फिट्स पड़ते थे, तो उसको दांत बहुत तेजी से उनके बज रहे थे, हिल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि दांतों को रोकने के जबान दांतों के बीच में लाया, अपनी उंगली रख दी। आप यकीन करें वो उंगली उनके हलक में चली गई कट के, इतनी तेज टोन थी। ये केस आया है, ये रियल केस बता रहा हूँ। वो उंगली जो है उनके हलक में चली गई। तो जब भी हमारा कहते हैं मुंह में कुछ नहीं डालना, और अगर 5 मिनट से ज्यादा पेशेंट होश में नहीं आए, फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें, उसको भेजें हॉस्पिटल। अच्छा, ये भी है कि अगर 5 मिनट तक उसकी नॉर्मल नहीं होता या इजी नहीं होता, ढीला नहीं होता जैसे मुस्का, तो आप फौरन भेजें, क्योंकि अगर एक मरतबा खुदा ना खास्ता ब्रेन डेथ हो गई, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो गई, तो उसका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है अब तक। अच्छा, जैसे हार्ट अटैक का हम जिक्र करते हैं तो अब एक दवाई आती है कैप्टन, वो फौरन उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेती है। इसकी भी कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो फौरी तौर पर आप दे सकते हैं अगर किसी को दौरा पड़ रहा है तो? वैसे कैपेटिन जो है उसके हार्ट अटैक के लिए तो नहीं, उसमें तो वो दूसरी टेबलेट आती है नाइट्रोग्लिसरीन जो कि इंजेक्शन के नाम से आती है, वो होती है। लेकिन दूसरी बात है कि इसमें सिर्फ आपको 3 एहतियातें करनी है। अब जब अस्पताल में पेशेंट आएगा तो डॉक्टर काम होता है, इंजेक्शन होते हैं, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाना है, एनपीओ करना है, नेक को थोड़ा ऊपर कर देना है, और अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाए झटकों को कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप फौरन उसको एम्बुलेंस करा के अस्पताल भेजें। खुदा ना खास्ता किसी आपने ये केस बताया कि उंगली उनकी फंस गई या वो, तो किस तरीके से मुंह खोला जा सकता है या खोला नहीं जा सकता? जरूरत नहीं है। अगर आप ले में तो आप ट्राई मत करें। एग्जैक्टली, ट्राई मत करें। अच्छा, साहब ने इसमें डिटेल में सर ये भी बताएगा डॉक्टर साहब कि क्या इसका इलाज, मुस्तकिल इलाज और बेहतर इलाज मुमकिन है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है, काबिल इलाज बीमारी है कि 70-80% इसका मरीज दवाई से ठीक होता है। लेकिन बाकायदे से दवाइयाँ खानी है। दवाई कहते हैं ना कि आप खाना खाना भूल जाएं, सांस लेना भूल जाएं, लेकिन अगर आप मिर्गी के मरीज हैं तो मिर्गी की दवाई खाना ना भूलें। राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने कितने इंपॉर्टेंट दिन पर इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे साथ शेयर की। और जैसे कि आपने बताया, आपके वक्त का भी शुक्रिया, लेकिन आपकी बात को दोहराते हुए कि अगर आपके आसपास खुदा न खास्ता कोई भी एपिलेप्टिक पेशेंट है और उसको मिर्गी का दौरा यानी कि मिर्गी का उसको फौरन अटैक होता है, तो आप उसको लिल्ला ना कुछ पिलाइए ना कुछ खिलाइए, उसको लेफ्ट एंगल पर उसका करवट दिला के उसका चेहरा ऊपर कर दीजिए, और साथ साथ जो भी कोई भी मेडिसिन है कुछ ना करे, 5 मिनट से ज्यादा हो उसको एम्बुलेंस बुलाएं और लेके जाएं। वर्ल्ड एपिलेप्टिक डे पर आज हमारी तरफ से ये एक ऑब्वियसली छोटा सा एक ऑब्वियसली बहुत जरूरी था। डॉक्टर उबैद खानज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। बहुत सारे मामला आज हमने जिक्र कर चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, लेकिन कल दोबारा हाजिर होंगे, बिल्कुल हाजिर होंगे। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच है, और लेट्स सी आज कौन सी जो टीम है वो क्या कर सकती है। और अगर आज वाकई में कराची किंग्स ने कुछ जोरदार दुआओं के साथ अच्छा परफॉर्म कर दिया तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ और भी कर सकते हैं आगे। लेकिन इसके साथ बहुत सारी खबरों के साथ कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। रखिएगा अपना ख्याल। सबसे बड़े पाकिस्तान में शाहज़ेब अहमद खान को दीजिए सिर्फ कल तक की इजाजत। प्लीज डू वॉच आवर रिपीट एट 4 o'clock।